मैं पी.आर. सुथार, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर। आज का जो टॉपिक है वह है इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा और वर्क। यहाँ थर्मोडायनेमिक वर्क से मतलब है ऊष्मागतिक कार्य से तात्पर्य है। यह फर्स्ट यूनिट है, पेपर फर्स्ट है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, क्लास बीएससी पार्ट सेकंड है, सब्जेक्ट फिजिक्स। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से यह संबद्ध है। इंटरनल एनर्जी, इसे आंतरिक ऊर्जा भी कहते हैं और इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी विच इज़ नॉट अपेरेंटली शोन बाय ए सिस्टम but it's still capable of doing work is called the internal energy और intrinsic energy। ऐसी ऊर्जा जो हमें प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं देती है लेकिन वह वर्क कर सकती है, वर्क करने में जो है वो सक्षम होती है, इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम जो है इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे जब कोई लिक्विड फ्रीज होता है, लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो फिर एनर्जी रिलीज होती है। और या फिर जब डेनियल सेल के अंदर जिंक और कॉपर की रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। इसी प्रकार और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सर में जब एक्सप्लोड्स होता है तो फिर हमें मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार यह एनर्जी हमें दिखाई नहीं दे रही। जब लिक्विड से सॉलिड बनता है तो वो एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती लेकिन उस एनर्जी से हमें वर्क मिलता है। इसी प्रकार जिंक और कॉपर की जो रिएक्शन होती है डेनियल सेल में और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमें प्रत्यक्षतः तो दिखाई नहीं देती है लेकिन वह काम करती है, सिस्टम में वर्क कर सकती है। तो इस प्रकार की जो एनर्जी है उसको हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इंटरनल एनर्जी में बी डिफाइंड एज ए इंटरनल पोजेस्ड बाय ए बॉडी और बाय ए सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ मॉलिक्यूलर मोशन और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये एनर्जी के पार्ट होंगे। मॉलिक्यूलर मोशन से मतलब यहाँ जब कोई मॉलिक्यूल्स मूव करता है तो उसकी जो एनर्जी है, उसके पास जो एनर्जी है उसको हम इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, क्योंकि यह इस टाइप की एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ मूव कर रहा है। इसी प्रकार जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी U है वह UK प्लस UP, UK मीन्स यहाँ काइनेटिक एनर्जी है जो इंटरनल एनर्जी है, UP मीन्स इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है, के योग के इक्वल होती है। यहाँ U जो है वो इंटरनल एनर्जी का सिंबल है। आंतरिक ऊर्जा का जो सिंबल है या प्रतीक है वह U के इक्वल, जिसे U से डिनोट करते हैं आंतरिक ऊर्जा के सिंबल को। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी while the potential energy arising due to the intermolecular attraction is called the internal potential energy। जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है वो मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से उत्पन्न होती है और जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अंतराण्विक बल है उनके कारण वह उत्पन्न होती है। आंतरिक ऊर्जा जो है वह थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट ऊष्मागतिक निकाय या अवस्था का फलन होती है। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ स्टेट और थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। जैसे इंडिकेटर डायग्राम में हम बात करें कि भाई P और V के बीच में इंडिकेटर डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं और
इनिशियल स्टेट I से हम फाइनल स्टेट हम F पर जा रहे हैं, तो इनिशियल स्टेट I से जब हम F पर जा रहे हैं तो I के जो कोऑर्डिनेट हैं और F के जो कोऑर्डिनेट है उन पर यह आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो UF माइनस UI के इक्वल होगी, और यह पाथ पर निर्भर नहीं कर रही कि हम I से F जो है वो किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है हम ये सेकंड पाथ के थ्रू I से F सिस्टम में जाएं, या फिर कोई एक और पाथ I से F जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम थर्ड नंबर पाथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पाथ कोई भी यूज़ करें, जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वह भी सेम होगी। वह इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ पर निर्भर नहीं करती, सिर्फ अवस्था का फलन होती है। सेकंड पॉइंट बनता है इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, कि ये किस पाथ को फॉलो करती है उस पाथ पर ये कभी निर्भर नहीं करती। जैसे यदि आप यहाँ पर बात करें हम कि डेल्टा U फॉर थर्ड इक्वल टू डेल्टा U फॉर सेकंड पाथ इक्वल टू डेल्टा U फॉर फर्स्ट पाथ। जो पहला पाथ है उसके लिए भी इंटरनल एनर्जी, और दूसरा पाथ या तीसरे पाथ किसी भी पाथ से हम सिस्टम I से F की ओर जब है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, या सिस्टम की अवस्था I से F की ओर माइग्रेट हो रही है या अवस्था में पहुंच रहा है, तो उस स्थिति में तीनों स्थिति जो हमने यहाँ पर प्रयुक्त की है, स्थिति फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो पाथ के लिए है, पाथ पहले की जो स्थिति है, पाथ दूसरा या पाथ तीसरा, उन तीनों के लिए प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान है। तो इस प्रकार तीनों ही स्थितियों में या तीनों ही पाथ के लिए जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन समान होगा। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, यह सिर्फ ताप पर निर्भर करती है, ये ताप का फलन होती है, किसी और कोऑर्डिनेट का ये फलन नहीं होती है। इफ़ ए सिस्टम रिटर्न ऑफ इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस स्टेट्स ऑफ चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, दैट इज इन ए साइक्लिक प्रोसेस। जैसे साइक्लिक प्रोसेस में ये प्रारंभिक अवस्था थी, इससे सिस्टम जो है वो वापस इसी अवस्था में आ जाता है। तो इस स्थिति में आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वह शून्य होगा, क्योंकि इस स्थिति में जो UI है वह UF के इक्वल है, इनिशियल और फाइनल स्टेज एक ही है, समान है। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमेशा ही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो शून्य होता है, या इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि वह उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैल्यू वह की वही रहती है जो प्रारंभिक अवस्था में थी। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज टोटली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आइडियल गैस जब होती है, आदर्श गैस की बात करें तो आदर्श गैस में अणुओं के बीच में किसी प्रकार का अंतराण्विक बल नहीं लगता है। अंतराण्विक बल नहीं होगा तो क्योंकि अंतराण्विक बल की वजह से जो ऊर्जा का प्रकार होता है वह होता है आंतरिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका मान जीरो होगा, दैट इज UP इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो फिर टोटल एनर्जी U का जो मान है वो U के इक्वल होगा। इस प्रकार आदर्श जो गैस है, आइडियल जो गैस है, उसकी कुल जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो हमेशा ही काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उस स्थिति में जीरो होगी, क्योंकि आइडियल गैस के अणुओं के बीच में किसी प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगता है। वर्क या उष्मागतिक कार्य के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। वर्क इज डिफाइंड इज द वे बाय विच ए सिस्टम में एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स। जब कोई सिस्टम अपने परिवेश या वातावरण के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करता है तो इस प्रोसेस के अंदर जो है वो कार्य किया जाता है, या ऊर्जा के आदान प्रदान को ही हम जो है वो वर्क कहते हैं। If a force produces an infinitesimal displacement, then the work done is defined in the term of the dot product of two vectors. जैसे कहीं पर एक फोर्स
एफ वेक्टर अप्लाई किया सिस्टम पर और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी एस वेक्टर हो गया। तो फिर जो वर्क डन होता है इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स की वजह से, वह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। If a force is exerted by the system as a whole on its surroundings and a displacement takes place, the work that is done either by the system or on the system is called external work। जो बाह्य कार्य है सिस्टम के द्वारा या सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो काम किया जा रहा है किसी भी सिस्टम के द्वारा, तो उसको हम जो है वो एक्सटर्नल वर्क या बाह्य कार्य के रूप में व्यक्त करते हैं। डायग्राम में एक सिलेंडर दिखाया गया है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन पे प्रेशर मान लेते हैं P है, वेट रखने से प्रेशर जो है वो पिस्टन P लगा रहा है इसमें जो गैस भरी हुई है सिलेंडर के अंदर। उसकी इनिशियल पोजीशन जो A है वो शिफ्ट होकर B पोजीशन पे पहुंच जाती है और गैस के प्रसार करने से आयतन में जो परिवर्तन है वो dV होता है। तो किया गया कार्य कितना होगा इसका फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। तो वर्क डन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इसे एफ डी एस लिखा जा सकता है। यहाँ थीटा जो है वो 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन है दोनों की, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। यहाँ ए जो है वो सिलेंडर का जो काट क्षेत्रफल है, तो इसे लिखा जा सकता है डी डब्ल्यू को पी ए इंटू डी एस। डी एस जो है वो ए से बी के बीच का विस्थापन है। तो ए इंटू डी एस चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसे dV के द्वारा लिखा जा सकता है A इंटू डी एस को। तो डी डब्ल्यू का फार्मूला हो जाएगा P इंटू डी वी। तो थर्मोडाइनेमिक सिस्टम में जो वर्क डन का फार्मूला होगा वो होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू P इंटू डी वी। और यदि वॉल्यूम में चेंज V1 टू V2, तो फिर W की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी PdV। इंटीग्रेशन कर देंगे V1 से लेकर V2 तक, तो ये हमें टोटल वर्क डन का फार्मूला मिलेगा। यदि इंडिकेटर डायग्राम में यदि वर्क डन का फार्मूले को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इंडिकेटर डायग्राम में P और V में जो सिस्टम की स्टेट को बताने वाला जो ग्राफ होता है उसे इंडिकेटर डायग्राम या सूचक आरेख कहते हैं। मान लेते हैं सिस्टम की इनिशियल पोजीशन A है और वो विस्तारित होकर B स्थिति में आता है। A स्थिति में वॉल्यूम जो है वो V1 है और जब वह B स्थिति में आ जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो V2 हो जाता है। किसी समय की बात करें जब वॉल्यूम में जो चेंज है वो बहुत कम है, मान लो dV है, और ये जो
इस स्थिति में हम प्रेशर इसको P के इक्वल मान सकते हैं। तो जो ये हमें एक आयताकार पट्टी मिली है, स्ट्रिप मिली है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो मिली है, इसका यदि हम एरिया ज्ञात करें शेडेड पोर्शन का, तो एरिया जो है वो हाइट इंटू विड्थ के हिसाब से P इंटू डी के इक्वल होगा और यह वर्क डन के इक्वल होगा। इस प्रकार dW इक्वल टू P इंटू डी, जो कि ये स्ट्रिप मिली है उसके एरिया के इक्वल है। तो यदि हम टोटल वर्क डन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा V1 से लेकर V2 तक PdV के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ इस कंप्लीट, जो ये हमारे पास अब रीजन बना है, ये पूरा का पूरा भाग बन गया, इस पूरे भाग का जो एरिया होगा वो कंप्लीट वर्क डन के इक्वल होगा। तो इस भाग का एरिया जो है वो हो जाएगा AB V2 V1 के इक्वल। कर्व और V एक्सेस के बीच का जो एरिया है वह टोटल वर्क डन के इक्वल होता है, उष्मागतिक कार्य के इक्वल होता है। और यह किया गया कार्य जो है वह पाथ पर निर्भर करता है कि सिस्टम किस पाथ से जो है वो A से B या इनिशियल से फाइनल पोजीशन में पहुंचा है। जैसे इंडिकेटर डायग्राम में P और V के बीच में है, ये पॉइंट इनिशियल है, ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है। इसमें यदि वह इस स्थिति में आता है तो एरिया जो है वह V1 V2 और A और B के लिए मैं इसको फर्स्ट रीजन कह रहा हूँ। तो यदि W1 की बात करें तो ये होगा, एरिया हो जाएगा A फर्स्ट B V2 V1 के इक्वल। और यदि A से B इस स्थिति में पहुँचते हैं, ये सेकंड हो, तो फिर अब जो वर्क डन होगा वो A सेकंड B V2 और V1, जो कि W2 की वैल्यू W1 से ज़्यादा हो जाएगी। A से B तक बहुत सारे पाथ के थ्रू हम जा सकते हैं। एक और पाथ कंसीडर करते हैं कि A से B तक पहले कांस्टेंट वॉल्यूम रखा, फिर प्रेशर कांस्टेंट रखा और हम B तक पहुंचे, और यह थर्ड नंबर पाथ जो है वो है। तो इस स्थिति में जो वर्क डन है W3, वो एरिया होगा A थर्ड B V2 और V1 के इक्वल। और इस वाले भाग का एरिया सबसे कम है, तो W3 की वैल्यू जो है वो सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा W1 की वैल्यू होगी, और सबसे ज़्यादा जो कार्य है वो W2 के इक्वल होगा। इस प्रकार जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है। जबकि इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था उसमें जो था इंटरनल एनर्जी थी, वह पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन A और B पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क पे, साथ में आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, समतापी प्रक्रम के बारे में चर्चा करेंगे।